हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज हम बात करेंगे अपने बैंक ऑडिट के ही डिस्कशन की, जो हम अभी पिछले 4 क्लासेस से ऑलमोस्ट करते आ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे कंडक्टिंग एन ऑडिट की। बेसिकली वो स्टेजेस की बात कर रहे थे जो बैंक के ऑडिट के टाइम पे एक ऑडिटर को परफॉर्म करनी होती हैं, जिसमें हमने कुछ स्टेजेस के बारे में तो बात कर ली थी अपनी पिछली क्लासेस में। ठीक है, उसके बारे में हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेजेस हम कवर कर चुके हैं। प्लानिंग की बात की भी की थी लास्ट के पॉइंट्स में, मेमोरेंडम, फिर गोइंग कंसर्न को देखना, ऐसे 240 फॉलो करना। देखिए, आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो इसी 12th पॉइंट से ही करेंगे, जिसमें लिखा है असेसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक, अब सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि रिस्क असेस करो मटेरियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ड्यू टू फ्रॉड, और उन्हें रिस्पोंड करना। अब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग में होता क्या है? इलीगली कैश का मूवमेंट होता है। ठीक है, कैश का कन्वर्जन होता है, छोटे छोटे डिपॉजिट्स किए जाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कस्टमर है, छोटे छोटे डिपॉजिट्स कर रहा है बैंक में, और बाद में उसका बेसिकली इंटेंशन ये होता है कि छोटे अमाउंट्स का डिपॉजिट होगा तो नज़र में नहीं आएगा, ओवरलुक हो जाएगा, इवन ऑडिट के टाइम पे भी ओवरलुक हो जाएगा। लेकिन जब वो एक बड़ा अमाउंट बनेगा तब बेसिकली फ्रॉड इजीली हो पाएगा। तो इसमें बहुत सारे वेज होते हैं बेसिकली कैसे लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें मेनली ये समझना है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करूं। ठीक है, अगर रिस्क नज़र आ रहा है तो उसे देखो, उसे असेस करो, इवैल्यूएट करो उसे। ठीक है, कितने लेवल का है वो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अराइज हो रहा है फ्रॉड की वजह से। और उसके अलावा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यानी कि SAAE ऑब्टेन करो। ठीक है, जितने भी आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स हैं, जो भी आइडेंटिफाइड डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनके रिस्पेक्ट में सफिशिएंट एविडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, एडिक्वेट एविडेंस। तभी तो आप ऑडिट रिपोर्ट में उसकी रिपोर्टिंग कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो उस केस के लिए RBI ने कुछ पॉलिसीज फ्रेम करी हैं, जैसे KYC नॉर्म्स, नो योर कस्टमर नॉर्म्स। इसमें क्या होता है बेसिकली, बहुत ही बेसिक लेवल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जो आप लोग के लेमैन लैंग्वेज में होगा। जब भी आप बैंक जाते हो अपना अकाउंट ओपन करवाने, चाहे सेविंग अकाउंट की मैं एग्जांपल ले रही हूँ, करंट अकाउंट पे भी नहीं जा रही हूँ। करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेसेस के लिए ओपन किया जाता है, लेकिन जब आप सेविंग अकाउंट अपना अपना खुद का ओपन करवाने जाते हो तो बैंक में जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, दे आस्क फॉर अ वैलिड ID प्रूफ एंड एन एड्रेस प्रूफ। both the things are required for getting an account opened in the bank. ठीक है, and in another case they also ask for a nominee to be made while opening a bank account. तो उसमें एक वैलिड ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्लस आपके प्रॉपर सिग्नेचर्स वगैरह देंगे। जब आप ये सब करोगे, फॉर्म फिल करोगे, तब आपका अकाउंट नंबर इशू होगा, देन यू विल बी अलॉटेड अ चेक बुक एंड उसके बाद एक डेबिट कार्ड। ठीक है, तो इसलिए एक ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो सिंपल अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड था। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लोन लेना है तो लोन में भी KYC चलती है, डिपॉजिट कराना है तो उसमें भी KYC चलती है। एक बैंक में आप लोन ले रहे हो, वहां पे आपने डिफॉल्ट कर दिया, दूसरे बैंक में लोन ले रहे हो, ठीक है, तो वो चीज पैन से और आपके आधार कार्ड से लिंक होती है। ठीक है, और बैंक्स में एक चीज और होती है, सिबिल स्कोर। एक सिबिल रिपोर्ट जनरेट होती है जब किसी भी, बेसिकली सिबिल रिपोर्ट एक ब्यूरो होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको बताता है कि आपने कितने लोन्स अभी तक अवेल करे हैं, किसी भी बैंक से अवेल किए हैं। बैंक का नेम नहीं शो होता है, लेकिन उसमें ये शो हो जाता है कि आपने
कौन से अमाउंट का, कौन सी डेट को, किस टाइप का लोन अवेल किया है और उसमें आपने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है रीपेमेंट में। तो वो पूरी उसमें डिटेलिंग होती है। तो एक तरह से नो योर कस्टमर से पता है सिबिल भी आपका रिफ्लेक्ट होने लगता है। सिबिल स्कोर होता है एक, जैसे अगर -1 सिबिल स्कोर है, बहुत मैं आपको बेसिक लेवल बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे ना तो अभी आपको कंफ्यूजन होगा। मैं आपको बेसिक लेवल एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जैसे आपका सिबिल स्कोर -1 है, इसका मतलब आपने लोन कोई लिया ही नहीं है। सिबिल स्कोर अच्छा तब माना जाता है जब वो 700 के ऊपर हो, 800 के ऊपर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसका मतलब आपने कोई भी रीपेमेंट में लोन के डिफ़ॉल्ट किया ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें तब मेंटेन होती हैं जब आपकी केवाईसी स्ट्रॉन्ग करवाई हो आपने, चाहे अकाउंट ओपनिंग टाइम, लोन अवेल करते टाइम, ठीक है। हर बैंक के पास आपका डेटा हो, जिस जिस बैंक में आपके रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, डिपॉजिट्स के फॉर्म में हो। लेकिन जो ये सिबिल रिपोर्ट जनरेट होती है, ये जनरेट सिर्फ लोन के केस में होती है, चाहे आप किसी भी टाइप का लोन लो। तो इस सिबिल से भी पता चल पाता है, बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया लगता है मनी लॉन्ड्रिंग का, इतना डिटेल में नहीं लगता है, लेकिन एडवांसेस में आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, आपका लोन एनपीए हुआ बैंक में, तो उसका पूरा पूरा एक आइडिया मिल जाता है। उसके बाद ऑडिटर को देखिए असेस तो करना ही है रिस्क, ठीक है। उसके अलावा जो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है कंप्लीटली, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, उन्हें सबसे पहले एनालाइज करो। 12th पॉइंट ये बोलता है कि फ्रॉड का रिस्क असेस करो, कहीं पे फ्रॉड तो नहीं है, और जो हाँ जहाँ फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हुई है, वहाँ वहाँ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो। सिंपल सी बात है। लेकिन 13th पॉइंट ये बोलता है कि जो भी रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कम्प्लीटली जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी सारे असर्शंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट ने, यानी कि बैंक के एम्प्लॉइज़ ने, मैनेजर ने ये बोला कि हमारे एडवांसेस इस बार हमने ज़्यादा एडवांसेस किए नहीं हैं, लोन ज़्यादा हमने डिसबर्स करे नहीं हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ और ही इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। तो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बता रही हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, कॉन्ट्ररी हो रहा है। तो उस टाइम पे रिस्क क्रिएट होता है। रिस्क क्रिएट होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना ढंग से, अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करते हुए बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आ जाता है रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज़। बैंक्स कुछ कुछ अपनी एक्टिविटीज़ आउटसोर्स करती हैं ताकि उनकी कॉस्ट, अपनी कॉस्ट जो इन हाउस कॉस्ट है मेंटेनेंस की, वो रिड्यूस हो। और उसमें जब अगर उनको अपनी इन हाउस कॉस्ट उनकी बचेगी, वो उन्हें अपने एक्सपर्ट्स नहीं हायर करने पड़ेंगे, तो वो आउटसोर्स कर देती हैं एक्टिविटीज़। लेकिन आउटसोर्स करने में भी बैंक को ये देखना पड़ेगा कि जिस पार्टी को आउटसोर्स कर रही हैं वो रिलायबल है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो रिलायबल नहीं है तो बैंक के लिए रिस्की हो जाएगा ना। बैंक फिर उस पर डिपेंड नहीं हो सकता है। बैंक की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर्टिकुलर पार्टी को। तो अगर वो ही रिलायबल नहीं होंगे, इंटीग्रल नहीं होंगे, तो रिस्क जुड़ जाएगा, बैंक के लिए वो रिस्की एलिमेंट हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एक इसमें पॉइंट देखने वाली है, आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक। अब इसके अलावा जो पॉइंट डिस्कस हुआ है वो हुआ है रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, SA 330, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑडिटर को सिंपली क्या करना है, रिस्पॉन्सेस तैयार करने हैं रिस्क को एड्रेस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। उसे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे ताकि वो रिस्क को बेस्ट तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाए, ठीक है। और खैर ऐसे 330 में तो हम डिटेल्ड बात भी कर चुके हैं अभी, और अभी मैं ये भी सोच रही थी आप लोग से जब एसेज डिस्कस हों तो ऐसे 315 330 भी, वैसे तो सारे ही एसेज होंगे बट इसकी स्पेसिफिक एक डिटेल्ड क्लास हम रखें। तो ऐसे 330 में रिस्पॉन्सेज देने हैं असेस्ड रिस्क को। ये पॉइंट ऐसा है, ये आपको हर बेसिकली हर चैप्टर में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा कि ऑडिटर को असेस्ड रिस्क को रिस्पॉन्ड करना है।
अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और जो भी उनके नेचर टाइमिंग एक्सटेंट होंगे उस हिसाब से अपने रिस्पॉन्सेज देगा ऑडिट रिपोर्ट में। स्ट्रेस टेस्टिंग, अब स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क लगाना चाहिए, ये आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक्स को स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क लगाना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये चेक किया जाता है कि जितने भी सिस्टम्स हैं बैंक के, अगर उनको नॉर्मल कैपेसिटी के बियॉन्ड वर्क कराया जाए, ऑपरेट कराया जाए, तो वो कितना और वर्क कर सकते हैं, उसमें स्ट्रेस टेस्टिंग होती है। सिस्टम्स की टेस्टिंग होती है, सिस्टम की बेसिकली कैपेबिलिटीज देखी जाती हैं। जितने भी सर्वर रूम्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं बड़े बड़े बैंक्स में, प्रॉपर एक सर्वर रूम असाइंड होता है, तो वहाँ पे सिस्टम्स को उनके जो भी नॉर्मल टाइमिंग्स होती हैं उसके बियॉन्ड चलाया जाता है, ओवर टाइम चलाया जाता है, देखने के लिए कि वो कितने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हैं। रही बात बेसल 3 फ्रेमवर्क की, तो बेसल 3 फ्रेमवर्क एक समझना है हमें, और उसके बाद का जो पॉइंट है दैट इज अबाउट रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स। तो ये पहले देख लेते हैं। रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स में ऑडिटर को ये देखना है कि प्रीवियस ऑडिट कैसे हुआ है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखे। इंस्पेक्शन जो भी करते हैं, बेसिकली इंस्पेक्शन कौन करता है, जैसे मान लीजिए बैंक की ब्रांच है कोई भी सिटी में, अब उसी पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कानपुर में कोई भी ब्रांच है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई ब्रांच है, उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के मान लीजिए कोई रीजनल ऑफिस जो होगा ना, उसके हेड आके इंस्पेक्शन करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है इंस्पेक्शन ऑडिटर ही करे, फिर आरबीआई भी इंस्पेक्शन करवाती है कुछ कुछ बैंक्स का, बिल्कुल इशू करवा सकती है ऑर्डर इंस्पेक्शन का। कॉन्करेंट या इंटरनल ऑडिट होते हैं, ठीक, इंटरनल कॉन्करेंट ऑडिट जो होते हैं वो भी ऑडिट फर्म्स को असाइन किए जाते हैं, एम्पैनल होते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है ना, पूरे साल में एक बार होता है। कॉन्करेंट ऑडिट जो होता है वो पीरियोडिकल बेसिस में होता ही है, बैंक्स की ऑपरेशंस को चेक करने के लिए, जो भी उनके रनिंग ऑपरेशंस चलते हैं बैंक्स के, हर चीज़ के, चाहे एडवांसेस हों, चाहे अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड हों, चाहे डिपॉजिट से रिलेटेड हों, वो सब चीज़ों को देखना कि रेगुलर तरीके से हो रहे हैं, प्रॉपर कंप्लाइंसेस के साथ परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, उन्हें देखने के लिए कॉन्करेंट इंटरनल ऑडिट होते हैं। फिर सिक्योरिटी को वेरीफाई करने की जो रिपोर्ट्स इशू होती हैं, सिक्योरिटीज़ बेसिकली जो बैंक्स में सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं, मॉर्टगेजेस जो रखे जाते हैं ना, जिसके अगेंस्ट में लोग बोरोवर्स लोन लेते हैं, तो वो सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट। उसके अलावा कोई दूसरा अगर कोई इंटरनल ऑडिट हुआ है किसी अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर मैनेजर्स का जो चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट होती है, मैनेजर्स की भी प्रॉपर एक रिपोर्ट होती है ना, जिसमें वो बैंक का बेसिकली अपना ओपिनियन जो उन्हें देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद ब्रांच में लगता है, तो वो अपना ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी ऑडिटर को देखनी होती हैं। अब आता है बेसल 3 फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसल 3 फ्रेमवर्क की, तो ये क्या होता है, ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार अगर आइडिया लगे तो एक बार सोच के देखिए क्या हो सकता है। देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। बेसल 3 इंटरनेशनल बैंकिंग मेजर्स का सेट होता है, बेसल 3, ठीक है। और बेसल 3 का फ्रेमवर्क क्यों बनाया जाता है? स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। कहाँ पे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, इकोनॉमी में कोई डैमेज ना हो, डैमेज अगर हो सकता है तो उस डैमेज को कम करने के लिए जो बैंक्स बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं ना, उनके लिए बेसिकली बेसल 3 रेगुलेशंस काम आती हैं, ठीक। अब बेसल 3 बेसिकली बनाया गया है, बैंक नहीं बनाया है, इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए, स्टेबिलिटी को लाने के लिए, ठीक। अब देखिए इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में तो बड़ा ही अनसर्टेन है, ठीक है, लेकिन बैंक्स के लिए ये बेस्ट होता है, बैंक्स के लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली रिस्क जो जो बैंक ज़्यादा लेती है ना, उनके लिए ये मेजर्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, किसे? बैंक्स को।
तो ये एक तरह का ग्लोबल फ्रेमवर्क है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसल 3 जो है ये आपको हमेशा जितनी बार भी आप ऑडिट करने जाओगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जाओगे ना, तो वहाँ जब LFAR की रिपोर्टिंग होगी तो उसमें बेसल 3 के बारे में भी कहीं ना कहीं पॉइंट स्टेटेड होंगे कि बेसल 3 फ्रेमवर्क फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही है। बेसिकली बेसल 3 जो है इंटरनेशनल सेट ऑफ रिफॉर्म्स हैं, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बनाए गए हैं इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर के विदिन, ठीक है, ताकि बैंक्स जो हैं वो अपने लेवरेज रेशियोज को मेंटेन रखें, लेवरेज रेशियोज डेट से रिलेटेड, इक्विटी से रिलेटेड, और रिजर्व कैपिटल इन हैंड भी मेंटेन करते हुए चलें, कुछ लेवल्स उसके मेंटेन करते हुए चलें। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है बेसल 3 की। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये कहता है कि बेसल कमिटी जो है ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसने एक एक्सटेंसिव रिव्यू अंडरटेक किया है of the regulatory framework. In the document titled Basel III, a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, basically जो बैंक सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है। तो इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करने के लिए, तो वो बात लिखी हुई है यहाँ पे बेसल 3 फ्रेमवर्क में। तो बेसिकली ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है, जब आप ऑडिट करते जा रहे हैं और जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में मैंने आपको बताया LFAR में पॉइंट होता है बेसल 3 को लेके, तो इसके बारे में भी ज़रूर एक बार आप मैनेजर से डिस्कस करिएगा, ठीक है। और वैसे तो ब्रांच देखते हुए आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ब्रांच का एक्सपोजर क्या है, ब्रांच ने कितना रिस्क लिया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा बेसल 3 प्लस बेसल 3 का अगर कोई उनके पास गाइडलाइंस प्रॉपर मेंटेन्ड हो जो RBI की तरफ से इशूड हो, या ऐसे लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, क्योंकि वो बैंक्स में बेसिकली सर्कुलर्स वगैरह भी मेंटेन होते हैं, तो उस बारे में आप डिस्कस करिए, डिस्कस करके ही आगे बढ़िएगा। वैसे तो इसका खुद का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है कंडक्टिंग ऑफ एन ऑडिट इन स्टेजेस, और वो स्टेजेस जो हम डिस्कस करे थे, इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट एडवांसेस। देखिए एडवांसेस के बारे में मैंने आपको उस दिन भी थोड़ी सी हिंट दी थी। बेसिकली एडवांसेस मेजर फंक्शन होता है बैंक का। बैंक की समझ लीजिए इनकम जनरेट कहाँ से होती है, एडवांसेस से होती है। डिपॉजिट्स में लोग अपना पैसा रखवाते हैं बैंक में, सेफ इंटरेस्ट कमाते हैं। बैंक को उसमें क्या फायदा होता है, बैंक को फंड मिलता है। एडवांसेस में बैंक को फंड रिलीज करना पड़ता है, और अगर बैंक को फंड रिलीज करना पड़ता है तो उस केस में बैंक की इनकम किस चीज में होती है, इंटरेस्ट की चीज में होती है। इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में कोई पेनल्टी चार्ज करनी है बोरोवर से तो उसमें बैंक की इनकम होती है। और अगर बोरोवर ने पैसा नहीं दिया टाइम से तो उसकी सिक्योरिटी को सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कराना, मॉर्गेज को सेल करके, जो भी हो सकता है, मॉर्गेज सिक्योरिटी कुछ भी होगा, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एडवांसेस जो है वो लार्जेस्ट आइटम होता है बैलेंस शीट का, और वो भी असेट साइड में शो होता है बैंक के, क्योंकि ये बैंक की सोर्स ऑफ इनकम होती है ना। आपको एक तरफ से लगेगा कि ये एडवांसेस तो लायबिलिटी होता है, लेकिन बैंक क्या है, बैंक तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उसके लिए तो ये असेट ही होगा ना। अब एडवांसेस में कवर क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए टर्म लोन्स हैं, कैश क्रेडिट्स हैं, बिल्स डिस्काउंटेड परचेज, बैलेंस एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ लोन। स्टाफ लोन बेसिकली एम्प्लॉई लोन कहलाते हैं, जो ब्रांच के ही विदिन में जितने भी एम्प्लॉयज है ना, तो बैंक क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज के लिए भी लोन की स्कीम्स निकालती रहती है। छोटे छोटे अमाउंट्स के बैंक के स्टाफ भी लोन ले सकते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे, तो वो हो गए स्टाफ लोन। टर्म लोन्स, हाउसिंग लोन लेना है दैट इज टर्म लोन, ठीक है। एजुकेशन लोन लेना है, ये सब चीज़ें टर्म लोन में आ जाएंगी। कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है
बेसिकली बिजनेसेस के लिए, सीसी लिमिट जिसको बोलते हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई साड़ी का बिजनेस है, किसी का ट्रेडिंग कंसर्न है, अब उसे लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, अपनी प्रोप्राइटरशिप में उसका जो साड़ी का बिजनेस है प्रोप्राइटर का, उसकी लिक्विडिटी नहीं है, मेंटेन होती है, कैश की कमी पड़ती है। कब कमी पड़ती है? जब सप्लायर्स को पेमेंट करना होता है, जिनसे उसका स्टॉक आता है। उसने सोचा कि एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी बैंक से ली जाए, उसमें एक लिमिट होती है। वो भी लिमिट कैसे डिसाइड होती है? बिजनेस के फाइनेंशियल्स को देखते हुए, बिजनेस की रेप्यूटेशन को देखते हुए लिमिट असाइन होती है। जैसे अगर 20 लाख की लिमिट असाइन हुई तो अमाउंट जो है वो, उसे जितनी भी ज़रूरत पड़ती रहेगी उस पर्टिकुलर प्रोप्राइटर को, बैंक से उतना अमाउंट रिलीज होता रहेगा, इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। और उसके अलावा क्या होगा? कैश क्रेडिट अगर फैसिलिटी वो अवेल कर रहा है बैंक से, तो कैश क्रेडिट किसके अगेंस्ट में लेगा? सिक्योरिटी क्या रखवाएगा? हो सकता है अपना स्टॉक ही रखवा दे, जो स्टॉक वो अपना सेल करता है उस स्टॉक को ही जो है हाइपोथेकेट करा दे। हाइपोथेकेट वर्ड यूज होता है इसमें। या फिर एफडी के अगेंस्ट में भी कैश क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकता है। ओडी की भी फैसिलिटी होती है। ओडी की फैसिलिटी बेसिकली इंडिविजुअल्स ज़्यादा अवेल करते हैं, ठीक है। बिजनेस कंसर्न्स के लिए ये नहीं होती है, बिजनेस कंसर्न्स के लिए कैश क्रेडिट ज़्यादा होती है। डिमांड लोन्स होते हैं, बैंक से लोन लेना है आपको ऑन डिमांड, जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है, ऑन डिमांड अगर लोन लेना है, आपको कोई ज़रूरत आन पड़ी है और ज़्यादा बड़े अमाउंट के नहीं होते हैं। अब अगर आपको इन सारे टर्म्स के बारे में डिटेल में समझना है, ठीक है, क्योंकि आपका मन हो सकता है हो डिटेल में समझने का, तो नेक्स्ट क्लास में रखूंगी, उसमें कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट की पूरी एक डिफ्रेंसिएशन बता दूंगी। बिल्स डिस्काउंटेड परचेज तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही है कि अब ये वाला बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इतना प्रेवलेंट है नहीं बैंक्स में, बिल्स डिस्काउंटेड परचेज वाला। इसमें बेसिकली जैसे मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल हो गए, बिल्स पेबल हो गए, तो बैंक्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत कम चलता है, पहले चला करता था। तो जो प्रेवलेंट है अभी, जैसे कैश क्रेडिट है, टर्म लोन है, ओवरड्राफ्ट है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल दूंगी। अब इसमें बेसिकली पूछ रहे हैं कि डिस्क्लोजर कैसे होगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखिए 2 पॉइंट्स में कवर्ड है, ए और बी। ए में है बिल्स परचेज डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट्स, लोन रीपेबल ऑन डिमांड एंड टर्म लोन्स। अब बी पॉइंट में क्या पूछ कह रहा है? सिक्योर्ड बाय टैंजिबल एसेट्स, कवर्ड बाय बैंक गारंटीज, या फिर अनसिक्योर्ड। जो भी इनका डिस्क्लोजर होगा उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? लीगल रिक्वायरमेंट्स यही होंगी कि या तो ये सिक्योर्ड हो, मतलब कवर तो होना पड़ेगा ना। बेसिकली कोई भी लोन बैंक दे रही है किसी भी कस्टमर को, अब वो ऐसे ही तो दे नहीं देगी ना लोन। अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं लेकिन बहुत रेयरेस्ट केस में, कोई भी बैंक आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं देगी। एक कार लोन भी लेना है तो कार लोन के अगेंस्ट में आपसे आरसी लेगी, प्रैक्टिकली समझिए, कार की आरसी लेगी, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स रखवाएगी। आपको एक हाउस लोन लेना है तो जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसी के अगेंस्ट में लोन लेना है, तो उस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी अग्रीमेंट होगा, प्लस जब रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री की कॉपी ओरिजिनल बैंक अपने पास रखवाएगी। जब तक आप लोन रीपे नहीं कर देंगे तब तक बैंक वो रिलीज नहीं करेगी। कुछ कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट गारंटीड होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की गारंटी होती है। बेसिकली बड़े बड़े स्केल पे अगर आप देखें, स्टेट अगर लोन लेता है पूरी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो उस केस में गवर्नमेंट भी गारंटी देती है बैंक को कि हम गारंटी दे रहे हैं इस पर्टिकुलर लोन के रिस्पेक्ट में, 50% गारंटी, 60% गारंटी, तो वो सब होती है, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ऐसे नहीं आप एकदम लोन दिखा देंगे बैलेंस शीट में और उसका कोई डिस्क्लोजर मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे
क्लासिफिकेशन की बात करी हुई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंडिया में जो एडवांसेस हैं और इंडिया के बाहर एडवांसेस हैं उनके हेडिंग्स क्या होती हैं। देखिए इंडिया में हम पहले समझते हैं, इंडिया में प्रायोरिटी सेक्टर होता है, एक नॉन प्रायोरिटी सेक्टर होता है, ठीक है। और रही बात एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, तो उसमें ऐसे दिखाया जाता है ड्यू फ्रॉम बैंक्स, ड्यू फ्रॉम अदर्स। ड्यू फ्रॉम अदर्स में बिल्स परचेज डिस्काउंटेड हो गए, सिंडिकेटेड लोन्स हो गए, अदर्स हो गए। सिंडिकेटेड लोन्स में जैसे कुछ लोन आपने बड़े अमाउंट का लोन है, एक आपने एक बैंक से लिया है, दूसरा दूसरी बैंक से लिया है, ये केसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं सेक्टर वाइज अगर होते हैं तो प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी में होते हैं। सिक्योरिटी वाइज कैसे होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन भी आपको मिलेंगे बैंक्स में, हो सकता है मिल जाए बहुत रेयरेस्ट केस में। एक होता है इसमें प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड, एनपीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम भी लगेगा आपको समझने में क्योंकि ये टर्म ही ऐसा है एनपीए। तो देखिए अब यहाँ पे जो आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं उसमें क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, स्टैंडर्ड और एनपीए। स्टैंडर्ड यानी कि रेगुलर, स्टैंडर्ड में दूसरी कैटेगरी एक और होती है एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। एसएमए में रेटिंग होती है, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। 0 में ये दिखाया जाता है, मतलब देखा जाता है कि कोई अकाउंट ऐसा है जो स्ट्रेस दिखा रहा है। बेसिकली एसएमए, कोई भी आप सिबिल स्कोर देखिएगा, सिबिल रिपोर्ट देखिए किसी भी कस्टमर की, उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें प्रॉपर हर मंथ वाइज लिखा रहता है डिटेल। आई गेस पिछले 36 महीनों की डिटेल होती है, अगर लोन जितना भी आपका लंबा हो, 5 साल का भी लोन है तो 36 महीने की डिटेल होती है। उसमें आपने कितनी बार डिले किया है पेमेंट करने में या फिर नहीं किया है, नेक्स्ट मंथ में किया है, ऐसे केसेस दिख सकते हैं आपको। तो एसएमए 0 में देखा जाता है कहीं पे स्ट्रेस दिख रहा है, कहीं पे भी डिले किया है कस्टमर ने या फिर किसी नेक्स्ट मंथ में डिपॉजिट किया है। एसएमए 1 में ओवर ड्यू बिटवीन 31 टू 60 डेज, ठीक है। ओवर ड्यू यानी कि मान लीजिए पे होना था उस मंथ में लेकिन हुआ नहीं, नेक्स्ट मंथ में हुआ या उसके नेक्स्ट मंथ में हुआ, तो 2 महीने से डिले हुआ, 2 महीने से ओवर ड्यू हुआ, तो ओवर ड्यू चार्जेस भी कलेक्ट होने चाहिए, बैंक ने कलेक्ट करें कि नहीं। तो अब आपको बैंक ऑडिट करते टाइम सिबिल स्कोर जरूरी नहीं है आप सिबिल स्कोर देखें, आपको बैंक के सिस्टम में ही, क्योंकि ये सब चीजें सिस्टम ओरिएंटेड रहती हैं, सिस्टम में ही खैर वो लोग चढ़ा देते हैं कि किस कस्टमर का कितने लेट पेमेंट आया, कब आया। लेकिन कभी कभी सिस्टम में भी ये चीजें शो नहीं होती हैं, तो आपको फिजिकली ऑब्जर्व करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आप, ठीक है। मैनेजर से थोड़ा सा बात करेंगे, जो भी लो कोई भी अकाउंट ऐसा है जिसमें आपको लगता है सिबिल स्कोर भी, क्योंकि कई कई केसेस में ना जितने भी आप लोन डिपार्टमेंट में आप बैठोगे जब चेक करते टाइम एडवांसेस पार्ट चेक करोगे तो उसमें कस्टमर्स के सिबिल स्कोर भी लगे होंगे, उससे भी आपको आइडिया लगेगा। एसएमए 2 में ओवर ड्यू 61 से 90 डेज के बीच में हो रहा है, ठीक है। और 90 डेज से ऊपर अगर ओवर ड्यू है, 90 डेज हो गए हैं या 90 डेज से ऊपर यानी कि 91 डेज हो गए हैं और रीपेमेंट नहीं हुआ है, ना प्रिंसिपल अमाउंट का ना इंटरेस्ट अमाउंट का, तो वो अकाउंट एनपीए है। अब एनपीए में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। अब मैं ज्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं करूंगी क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। उसके अलावा जो जो टर्म्स बेसिकली बैंक ऑडिट में आपको काम आएंगी करते टाइम, प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी टर्म आपको बैंक ऑडिट में सुनने को मिलेगी, ठीक। टर्म लोन्स किस किस तरह के हो सकते हैं। बाकी रही बात पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस की और बैलेंस इन डिपॉजिट अकाउंट्स, ये सब भी आपको दिखेंगे बट इतना ज़्यादा लेवल पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। एडवांसेस पार्ट जो भी आप देखोगे बैंक ऑडिट करते टाइम
तो रिस्क शेयरिंग बेसिस पे बेसिकली कोई पार्टिसिपेशन किसी अथॉरिटी का, किसी दूसरी एंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो हो गया, या फिर बैलेंस इन डिपॉजिट अकाउंट्स, किसी दूसरी बैंक ने अपना डिपॉजिट रखवाया है तो वो चीज़ तो इसमें आएगी नहीं ना। लेकिन तब भी हम लोग ये चीज़ों में अगर आपको कन्फ्यूजन लगे, खैर आप लोग अपने एंड से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर आपको डाउट्स लगते हैं तो हम इस टॉपिक को भी अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीसी एंड ओवरड्राफ्ट देखेंगे। सीसी ओवरड्राफ्ट, प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, जो कि आपको बैंक में सबसे प्रेवलेंट दिखेगा ही दिखेगा, किसी भी बैंक में आप जाओ। क्योंकि इसके बाद हमें नेचर ऑफ सिक्योरिटी डिस्कस करना है कि होती क्या है। हाइपोथिकेशन जैसे मैं आपसे वर्ड अभी यूज कर रही थी ना, जो आपको हो सकता है ना समझ आया हो पहली बार में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वील बी डिस्कसिंग द टर्म्स फर्स्ट एंड देन वील बी मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू।